नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मुस्लिम धर्म में अपने आप में एक नाम और ना केवल मुस्लिम धर्म में बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी अपना नाम फलक तक पहुंचाने वाले मेरठ के शहर काजी जैनुल सालिकीन सिद्दीकी हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और इसी के साथ हमारे साथ में अमर उजाला मेरठ के सिटी इंचार्ज अरीश रिजवी भी हमारे साथ में हैं, जो इस पॉडकास्ट में कुछ सवालात करेंगे हमारे जो शहर काजी हैं मेरठ के उनसे। मेरी भागीदारी भी रहेगी, कुछ क्वेश्चंस मेरे भी रहेंगे, लेकिन साथ में अरीश जी के क्वेश्चंस, क्योंकि अरीश जी बहुत ज्यादा करीबी से शहर काजी जी को जानते हैं, तो ऐसे में सवाल आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सर आज। थैंक यू प्रत्युष। तो जैसा प्रत्युष ने बता दिया कि शहर काजी हमारे साथ है और मुझे लगता है सबसे युवा शहर काजी हैं जो मेरठ के बने हैं हमारे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप जैसे शहर काजी बने और काफी उस शुरुआत में विरोध भी हुआ, आपने तमाम मुश्किलों का सामना किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि अब क्या चुनौतियां आपने मतलब अपने इसमें झेली हैं अभी शहर काजी बनने में। जी मैं बता दूं आपको, जो है मैं सबसे युवा तो खानदान का नहीं, क्योंकि 1857 के बाद जो है जो हमारे खानदान में जो कज़ियात चली आ रही है वो तकरीबन 650 साल पुरानी है। अच्छा। और मैं खानदान का 15वां काजी हूँ। 1857 में यहाँ पर काजी अब्दुल हादी थे, वो भी जो है युवा काजी बने। और उस दौर के अंदर जो है अंग्रेजों ने जो है उनसे कहा कि आप जो है वफादारी का ऐलान कीजिए, अंग्रेजों की वफादारी का ऐलान करें, वरना आपकी जो है कज़ियात हम खत्म कर देंगे। अच्छा। काजी एक जो है गवर्नमेंट पोस्ट होती थी, जो जुडिशरी और वो सब देखा करता था, पूरा उसका सारा काम था, जो आज नहीं है। पूरा वो बहुत सीमित हो गया है, वो चीजें हो गया है। तो उन्होंने वफादारी करने से मना कर दिया, वफादारी का ऐलान करने से मना कर दिया। तो अंग्रेजों ने जो है सजा के तौर पे उनकी सारी जितनी भी जागीरें थी, जो आज की तारीख में आप हापुड़ रोड पे जाएंगे तो काजीपुर काजी सराय ये पूरा है, ये जागीर थी और अच्छी खासी यहाँ पे जागीरें शहर के अंदर भी थी। तो वो उन्होंने सारी जब्त कर ली और उन्होंने जो है फांसी की सजा का हुक्म कर दिया। क्योंकि हमारे खानदान के और लोग भी जो है 1857 के उसमें जो गदर था उसमें शामिल थे, और तकरीबन हमारे खानदान के 13 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। तो काजी अब्दुल हादी को भी जो है फांसी की सजा का वो उन्होंने ऐलान कर दिया। तो मगर जो है शहर का उनकी जो वो थी पॉपुलैरिटी थी, उसे देखते हुए वो उन्हें सजा नहीं दे पाए। उनको कहाँ सजा दी गई थी जो 13 लोग बता रहे हैं? वो मेरठ में ही उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। जी हाँ, वो गदर में सब शामिल थे, सारे के सारे जो है खानदान के लोग। और फिर काजी अब्दुल हादी जो है उनसे सारी जो है पावर छीन ली गई, और उसके बाद उनका एक अपना एक स्ट्रगल रहा कि उसके बाद जो है सारी जागीरें जायदादें सब छीनने के बाद एक छोटे से मकान में वो रहने लगे। तो इसके बाद जो उस टाइम सरकारी तौर पे वो मिला करता था खर्चे के लिए, वो भी बंद हो गया। उसके बाद काजी बशीरुद्दीन जो है मेरे वालिद के दादा जो थे काजी बने, जो है उन्होंने जो है पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले जो है टीचिंग लाइन में आए वो, और उसके बाद उन्होंने जो है मुकदमे भी लड़े, क्योंकि उन्होंने जो है सारी अंग्रेजों ने जितने जो कुछ छीना था वो सब अपने वफादार जितने भी थे उन सबको तकसीम कर दिया, उन सब जो उन्हें सबको दे दिया था। तो मगर मुकदमे में फिर कुछ हल होता नहीं है, लंबा केस चले वो। और उसके बाद मेरे दादा ने भी जो है पढ़ाया, फिर मेरे वालिद ने भी जो है पढ़ाया, फिर मैंने भी पढ़ाया किया। तो हमारा इसमें ये खानदानी वो रहा है। और शहर जो है असल में जो है ये शहर हमेशा से बहुत सेंसिटिव रहा है। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में आप जो है यहाँ पे जो है चैलेंजेस जो है आज ही आए हैं, पहले नहीं थे। पहले अपने अलग चैलेंजेस थे, और आज भी चैलेंजेस अलग अलग चैलेंजेस हैं। और सेंसिटिव शहर है, आप जैसे जानते हैं कम्युनल वायलेंस यहाँ पे एक अच्छा खासा पुराना वो रहा है, इसका इतिहास रहा है, और उस वजह से चैलेंजेस यहाँ पे अक्सर रहते हैं। नहीं, ये चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन जो चैलेंजेस आपने फेस किए शहर काजी बनने के बाद, वो किस तरह के आपने फेस किए और अभी क्या कोई चुनौती है उस तरह की? आप नहीं, ऐसे कोई हो गया है? ऐसे कोई वो चैलेंजेस पर्सनल चैलेंजेस अलग होते हैं, मगर जो है चैलेंजेस जो शहर के हैं, जैसे आपको
हल करना है, उसका आपको समाधान निकालना है, वो अलग है। वो चलते रहेंगे, वो ताउम्र चलते रहेंगे। मेरे वालिद ने भी आखिरी वक्त तक जो है उन चैलेंजेस का सामना किया। जैसे आखिरी उनका जो प्रोग्राम था, वो मीटिंग करी थी उन्होंने, वो करी थी कि होली और जुमे का दिन साथ पड़ गया था। तो वो मीटिंग करी, उन्होंने कहा भाई जो नमाज का जो एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जो है दो कम्युनिटीज जो है आमने सामने बहुत करीब रहती हैं और वहाँ पे मस्जिद ऐसी है, तो थोड़ा टाइम बढ़ा लिया जाए उसका, ताकि एक दूसरे का आप ख्याल रखेंगे तो दूसरा आपका ख्याल रखेगा। तो इसे सोचते हुए उन्होंने हमेशा से ये काम किए, तो उसका हल निकाला, मगर उसके बाद जो होली से पहले इनका इंतकाल हो गया था। एक जैसे मुस्लिमों में एजुकेशन अनुपातिक तौर पे थोड़ी कम है, आप इसको मानते भी होंगे, तो क्या एज ए शहर काजी आप मतलब क्या कुछ आप खुद पढ़े लिखे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप रहे हैं, और अभी एक तो यही सवाल इसमें बनता है कि आप शहर काजी भी हैं और अलीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, क्या दोनों चीजें चल पा रही हैं, कैसे सामंजस्य बना रहे हैं? नहीं देखिए, मैं आजकल मैं अलीगढ़ नहीं जा पाया हूँ, 6 महीने से जो है मैं यही मेरठ में हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया यहाँ पे। तो मैं फिलहाल जो है वो जगह छोड़ रखी है मैंने, और इंशाल्लाह मुझे अगर टाइम मिला आगे तो मैं दोबारा से उसको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा मैं जो है। और मैं अलीगढ़ में जो है सेंटर फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज में मैं पढ़ाता था मैं अलीगढ़ में जो है। और मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा जाऊंगा अलीगढ़, मुझे अगर टाइम मिले। वरना मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज हैं मेरठ में भी, कि अब मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ एजुकेशन का जो। और आपने दूसरा सवाल किया। हाँ, मेरा इसी में ये सवाल था कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन जी बनिस्बत बाकी उसके काफी कम है, तो इसके लिए क्या आप कोशिश कर रहे हैं और क्या आपकी कोई रोड मैप है कोई इस तरह का? देखिए, कम तो है, मगर क्या है, अब एजुकेशन की तरफ लोग बहुत ज्यादा जो है जाने लगे हैं। मुसलमान खास तौर से बहुत कोशिश कर रहा है पढ़ने लिखने की, अपने बच्चों को पढ़ाने की हर तरह से कोशिश कर रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि इसके जो है रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, और जो है और एजुकेशन सेक्टर में मुसलमान जो है आगे आ रहे हैं। जो यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम है मेरठ में, वो देखिए खाली मुसलमानों की नहीं, सबके लिए है। वो है इकोनॉमिकल कंडीशन जो ऐसी कमजोर है लोगों की, कि जिसकी वजह से उसके एजुकेशन पे फर्क पड़ता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जी। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यूडाइस उन्होंने एक बनाया है, बहुत अच्छा एक पॉलिसी बनाई है एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने, जो प्राइमरी एजुकेशन पे जो काम कर रही है गवर्नमेंट, बहुत अच्छी पॉलिसी है उसकी। कि उसने एक पोर्टल बना दिया कि उसके अंदर जैसे ही आप एडमिशन लेंगे, आपको उसमें रजिस्टर्ड करना है बच्चे को अपना। अब वो फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आएगा, सेकंड या थर्ड में आएगा, सारा उन पर डेटा है। और अगर उसने वो ज्वाइन नहीं किया नेक्स्ट क्लास, तो उसे जो है टीचर को पता करना है वो कौन से स्कूल में गया है। उसने स्कूल चेंज किया है तो वो उस पर एंट्री होगी उसकी फौरन। तो हमें पता रहता है कि हमारा बच्चा कहाँ पे है उस टाइम, क्या उसने एजुकेशन छोड़ दी है, और छोड़ी है तो क्या क्यों छोड़ी। तो ऐसे ही एक वाकया पेश आया, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि 7th क्लास के दो बच्चे जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छे बच्चे थे वो पढ़ने में, उन्होंने अपने एकदम से एजुकेशन छोड़ दी। वो स्कूल में उन्होंने 8th क्लास में ज्वाइन नहीं किया, तो उनका पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं हुए। तो मालूम करा गया वो कहाँ गए। तो जब उसके लिए इंक्वायरी करने के लिए घर पहुंचे, तो पता चला कि उनके जो वालिद हैं वो माजूर हो गए, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो वो बच्चे जो है चंद हजार की नौकरी कर रहे थे। अब आप बताइए कि उसका बच्चे के लिए पहले खाने की रोटी ज्यादा जरूरी थी, उसके माँ बाप को देखना जरूरी था, या फिर वो आप किस तरह कहते हैं कि तुम भाई अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करो, पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू करो। बहुत मुश्किल ये चीज होती है कि भाई खाना पीना जो है वो पहले बेसिक नेसेसिटी, सिचुएशन ऐसी बन गई उसके लिए। तो उसके लिए हमने सोचा कि ऐसे के लिए हम क्या हल निकालें। और ये तो एग्जाम्पल है कि ऐसे जो है हजारों बच्चे शहर में जो काम करते हैं, वो करना नहीं चाहते, मगर क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि हालात ऐसे हालात ऐसे हैं। वो पढ़े तो कैसे पढ़े, वो कमाने वाला भी वही है घर में, कमाने वाला नहीं उसके पास कोई, जो है रोजगार नहीं है कोई उनका। तो उसके लिए हमने जो है सोचा कि हम एक काम करते हैं कि हम जो है नाइट स्कूल खोलते हैं। नाइट में जो है कि दिन में तुम्हें जो करना है करो, हमें उससे वो नहीं है, आप ये कमाई करना है, आपको कमाना है, जैसे करना है आपको, आप अपने घर की मदद करनी है, घर वालों की करनी है, वो आप करिए। रात में हमें आप 2 घंटे दे दीजिए, हम कम से कम आपको 10th क्लास जो है एनआईओएस से करा देंगे आपको जो। तो उसके लिए हम आपको जो है पहले बेसिक जो है उसमें आपको बेसिक्स क्लियर करने के बाद जो है कोचिंग, हम आपको कोचिंग देंगे 2 घंटे की जो है डेली जो है देंगे। उसके बाद आप इतने तैयार हो जाएंगे कि आप एनआईओएस का एग्जाम दे पाए। हम आपको बस इतना तैयार करते हैं आपको, जब आप तैयार हो जाएंगे आप एग्जाम दे दिए एनआईओएस का, आप 10th कम से कम पास कर लेंगे। उसके बाद 10th करने के बाद जो है अगर वो 12th करना चाहता है, तो हम उसके लिए फिर उसे फिर दोबारा से जो एनआईओएस से हम 12th कराने की कोशिश करेंगे।
और उसके बाद वो अगर अपनी एजुकेशन जो कंटिन्यू रखना चाहता है तो डिस्टेंस से भी कर सकता है वो। और अगर वो उसने एजुकेशन हासिल कर ली तो फिर नौकरी की तरफ भी जा सकता है, उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी उसकी जगह जगह, तो इसके लिए उसके रास्ते खुल जाएंगे। तो फिलहाल हम इस पे काम कर रहे हैं, देखिए इंशाल्लाह जो है इसका रिजल्ट निकल के आएगा। ये कहाँ पे मतलब बन रहा है, कहाँ पे आप लोगों की देखिए तैयारी हमने इसके लिए जो है स्कूल लोगों से मांगे, अपने जो है प्राइवेट स्कूल जो वो रात में बंद रहते हैं, है? और हमने अपील भी करी गवर्नमेंट से भी, हम कह रहे हैं कि हमें कोई स्कूल अपना वो दे दें ताकि हम जो है वहाँ पे गवर्नमेंट की मदद से करेंगे, देखिए ज्यादा अच्छा होगा। तो गवर्नमेंट भी इसमें चाहती है कि ना होना चाहिए, मगर क्या फिलहाल हम खुद उसकी कोशिश कर रहे हैं, और देखिए इंशाल्लाह जो बड़ा होगा वो तो उसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो हम जो फिलहाल जो है एरिया सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम देखिए पूरा शहर तो कवर नहीं कर सकते, तो हम जो है एक मॉडल के तौर पे एक छोटा सी जगह लेंगे, उसके वहाँ पे जो है चीज करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा, तो यार कदम आपका बहुत सराहनीय है, लेकिन आपको लगता है कि बच्चे इसमें रात में अपना समय दे पाएंगे? कितने बच्चों को आपने अब तक चुन लिया होगा ऐसे, कितने ऐसे हो सकते हैं? जब हमने ये अनाउंसमेंट किया उसके बाद हमारे पास अच्छे खासी तादाद में बच्चे आए, मगर क्या है हम देखिए सबको नहीं कर सकते सबके लिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हम जो सारे बच्चों को जो है पढ़ा सकें। तो हम चंद बच्चों को जो उसमें सिलेक्ट करेंगे जो हमें लगता है कि हाँ ये जो है कुछ कर सकते हैं, हम फिलहाल उन्हें ही वो करेंगे। तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा काम चल रहा है। ऐसा कोई डेटा मतलब कोई संख्या अगर मतलब बता सके, कोई ऐसी कुछ नहीं अभी ऐसे डेटा नहीं, नहीं इसको डेटा नहीं। अच्छा, एक सवाल और था कि जैसे अभी ये काफी वायरल हुआ कानपुर का कि वहाँ आई लव मोहम्मद लिखने पे पुलिस केस भी हुआ और तमाम चीजें हुई, आपकी भी जानकारी में आया होगा। जी इस पे आपका क्या कहना है जो इस तरह की चीजें हैं? देखिए ये जो कानपुर वाला मामला है, ये कानपुर में जो हुआ ये इतना बड़ा मामला था नहीं, खामा में जो है चीजों को डाइवर्ट करने के लिए जो है ये इश्यूज बनाए जाते हैं कि फला जगह आप ये कर दिए और फला जगह वो कर दिए, उससे क्या जो मेजर इश्यूज हैं उन्हें आप दबा देते हैं। असल मसले जो है उन्हें दबाने के लिए क्या है, आप कम्युनल सेंटिमेंट्स किसी को छेड़ दीजिए और आप फौरन जो है फौरन चेंज हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा वो। तो ये जो मामला है कानपुर का, इसके अंदर वो जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वहाँ पे जो है उनकी शिकायतों पे बताइए, आप गवर्नमेंट अगर उस पर असर लेने लगेगी उसके जो है, और इलॉजिकल बात जो है खामा खा की जो है कि साहब वो जो है ट्रेडिशनल नहीं है और ये नहीं है वो नहीं, आई लव मोहम्मद ये क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें जो है। ये तो आई लव मोहम्मद को भी लिख सकता है जो है, इसके अंदर हर जगह लिख सकते हैं आप जो है। तो उसके अंदर ट्रेडिशन और इसके अंदर पुरानी परंपरा वो सब जोड़ के इन्होंने जो किया खामा खा की चीज करके पुलिस ने जो है बहुत गलत काम किया, और ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो था, जानते हैं सब ये जो है डाइवर्ट करने के लिए सब किया गया है। हमें असल में जो है प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए कि वो है क्या, प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स क्या है। तो उसके अंदर जैसे मैं आपको बताऊं कि जो जो प्रॉफिट मोहम्मद का आखिरी खुतबा है वो हमारे दस्तूर हयात है, जैसा कह सकते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें उन्होंने क्या क्या कहा। क्योंकि ऐसा भी है ना कि जैसे कानपुर की ये तस्वीर थी, इसमें तो आई लव मोहम्मद था, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, लेकिन इसके अलावा जैसे कि अगला सवाल मेरा होगा, आप अभी खैर बता रहे हैं, लेकिन अगला सवाल मेरा होगा कि फिलिस्तीन को लेकर मेरठ में भी इतनी ज्यादा जागरूकता क्यों दिखाई जा रही है? ईद पे भी हम देखते हैं कि जो है हाथ में झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। इस मौके पे मैं जो हूँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है जो उन्होंने आखिरी खुतबा दिया उसके हज के मौके पे, उसके जो है उस खुतबे को जो है दस्तूर हयात कहा जाता है। मतलब ये आप समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो, उसके अंदर जो उन्होंने बात कही है वो बड़ी जो है 4-5 बातें बड़ी अहम बात कही है। जैसे उन्होंने पहली बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि इंसानी जान माल और इज्जत का एहतराम, जो उनके मैसेज है, जो आखिरी मैसेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर वो ये है, इंसानी जान माल और इज्जत का एहतराम ये हमें करना है हर हाल में। उन्होंने मुसलमान नहीं कहा, उन्होंने किसी को नहीं कहा, उन्होंने इंसान कहा, मतलब हमें सबकी जो है जान का माल का और इज्जत का हमें एहतराम करना है। दूसरी बात उन्होंने कही अमानत की अदायगी, अगर आप किसी से कुछ लें और आपके पास कोई अपनी इमानत रख के जाए तो आपको उसकी हिफाजत करनी है, अगर आपने किसी से कुछ लिया तो आप उससे लौटाइए उसका जो है। दूसरी बात है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि ब्याज को हराम कर दिया,
ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ना ब्याज, उस दौर में ब्याज बहुत चलता था, जो आज भी चलता है, कि जो है सूद जो है इंटरेस्ट पे जो काम होते थे वो जो है, उसे सख्ती से हराम किया गया है। और आज के दौर में आप देख रहे हैं कि जो है अ, हालात घर के अच्छे नहीं है, मगर फिर भी आप जो है इंस्टॉलमेंट पे आप मोबाइल फोन लिया है, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप जो है वो ले ले रहे हैं, क्या कहते हैं, लोन ले ले रहे हैं, जो ठीक नहीं है, और आप उस जाल में फंसते चले जा रहे हैं। शादियों में लोग जो है गाड़ियां दे रहे हैं, लोन पे ले लेके दे रहे हैं। बताइए, आप जो है हालात घर के इस लायक नहीं है कि आप जो है उसकी किस्तें भर सकें, अपना जो कर सकें, मगर क्या है, आप उस जंगल में फंस जा रहे हैं इस पे। तो इस मारे जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया था, ब्याज को उन्होंने हराम करार दिया था कि भाई इसे लेना और देना और लिखना तक मना, इतने सख्ती से मना किया गया। चौथा, उन्होंने कहा बेगुनाह का कत्ल हराम। ये कितनी बड़ी बात है, बेगुनाह, कोई भी बेगुनाह हो उसका कत्ल करना जो है हराम है, मतलब प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल सख्ती से मना है कि आप किसी भी बेगुनाह का कत्ल नहीं कर सकते। पांचवा, उन्होंने जहालत की रस्मों को खत्म करा। जहालत की रस्में उस टाइम ये थी कि बच्चियों को जो है, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब है नबी बने, उससे पहले मक्का में जो ट्रेडिशन था, अरब का ट्रेडिशन ये था कि बच्चियों को दफना दिया करते थे, जिंदा बच्चियों को दफना दिया करते थे। और बच्ची पैदा होने का मतलब था कि मर्द के ऊपर मर्दानगी पे उसकी शक जो है वो करना, कि उसकी कमजोरी की तरह उसे दिखाना। तो ये जो रस्में थी, इन सब को जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया, और उन्होंने जो है बेटी को जो है रहमत कहा। उसके बाद उन्होंने जो है शौहर और बीवी के हुकूक की हिफाजत बताई। उन्होंने कहा कि भाई जो है शौहर के क्या हुकूक हैं अपनी बीवी के लिए, और बीवी के क्या हुकूक हैं अपने शौहर के लिए, वो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसके अंदर के दोनों को जो है एक दूसरे के लिए बता दिया कि क्या एक दूसरे के साथ कैसा उन्हें व्यवहार करना है। तो ये अहम बातें जो है, हाँ हाँ, तो ये सारी बातें उन्होंने हमें जो है इन सब बातों पे जो है ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स हैं उस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और एक इसमें मैं आपको बताऊं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत क्यों करते हैं। इस्लाम के जो है 5 सुतून है, 5 पिलर ऑफ इस्लाम, जिसके अंदर पहला ये है कि एक अल्लाह पे यकीन, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे आखिरी नबी है, इस बात पे जो है इसकी गवाही देना, ये हमारा पहला वो है पिलर है इस्लाम का, जो है कि अगर आप ये मानते हैं तो ही आप मुसलमान। तो इस मारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारा ईमान का हिस्सा, उनसे हमें मोहब्बत करनी ही करनी है। हाँ, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो आई लव मोहम्मद लिखना जो है ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जी जी। तो जो ये कानपुर की जो ये घटना थी उसको जो है मतलब आप कह रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल जो है इसके आई लव मोहम्मद लिखने में क्या एतराज है, किसी को कोई एतराज नहीं है, मगर क्या है कि फ्रिंज एलिमेंट्स को जो है कुछ डाइवर्ट करना था, और अपने आप को पॉपुलैरिटी मतलब लाइमलाइट में लाने के लिए उन्होंने हरकत करी, और पुलिस जो है पॉलिटिकली मोटिवेट होकर उसने एक्शन ले लिया। उसने जो पॉलिटिकल स्टंट बाद में, हाँ बिल्कुल, और पुलिस का बाद में इतना मजाक बना कि उसके बाद तो कुछ हद नहीं है, जो है अपना मजाक बनवा दिया पुलिस ने। बताइए आप, क्योंकि पुलिस ने तो गलत है। इसी से ही मैं जुड़ता हुआ एक सवाल मैं पूछता हूँ कि फिलिस्तीन को लेकर अगर मैं बात करूँ तो मुस्लिम समाज क्यों इतना ज़्यादा समर्थन फिलिस्तीन को दे रहा है। अक्सर ईद की नमाज के बाद भी देखा जाता है कि फिलिस्तीन का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं कुछ लोग और बोलते हैं आई लव फिलिस्तीन या आई सपोर्ट फिलिस्तीन। तो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी जो है फिलिस्तीन के साथ भारतीय लोगों को क्यों है? देखिए, भारतीय लोगों को नहीं, ये पूरी दुनिया को है। जो आदमी इंसानियत से मोहब्बत करता है, जो इंसानियत को सपोर्ट करता है, वो फिलिस्तीन से मोहब्बत करता है, वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। क्योंकि जिस तरह का वहां पे कत्ल आम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है वहां पे, वो पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया उसका तमाशा देख रही है, मगर कुछ कर नहीं रही है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पावर जो है खामोश बैठी हुई है। अब अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि ना कल जो है सिक्योरिटी काउंसिल में एक मसला आया, उसके अंदर जो है जंग रोकने के लिए उसके अंदर बिल पेश किया गया वहां पे जो है सीज फायर के लिए। तो वाहिद अकेला अमेरिका ऐसा पावर था, कंट्री था जिसने वीटो किया है, वीटो से रोका है। वहां पे जो है 100% जो है वोटिंग जो है उसके सीज फायर के लिए हुई, और सिर्फ अकेला कंट्री जो था वो था अमेरिका, जिसने वीटो किया कि वहां सीज फायर नहीं चाहता। और आप देख रहे हैं वहां लाखों जो है बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब मार दिए गए। पूरा पूरा जो है इलाका मिटाया जा रहा है, लोगों की आंखों के सामने मिटाया जा रहा है।
तो इसके अंदर अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप किसी उसे नहीं कर रहे हैं, आप एक इंसानियत को सपोर्ट कर रहे हैं आप। ऐसा यूक्रेन और रूस के युद्ध की अगर हम बात करें तो उसमें भी यूक्रेन इस समय जो है बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मुश्किल में पड़ा हुआ है। उसके सपोर्ट के लिए क्यों नहीं बात आई जाती? ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज का जो आप जो दोहरा जो चरित्र जिसे कहते हैं आप, वो आपको यही दिखता है कि वो वहां पे जो है कुछ और कहते हैं, जब गाजा में जो चीज हो रही होती है उसके लिए वो दूसरी तरह से आवाज उठाते हैं, और यूक्रेन में अगर 2-4 लोग के साथ कुछ हो जाए तो वहां दूसरी तरह से आवाज उठाते हैं। तो ये सब पॉलिटिकली जो है इनका कंट्रीज जो है जो एजेंडा जो है कि वो फुलफिल करने के लिए जो है वो कर रही है, वो जो है सारा का सारा जो है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है अब तो वो वक्त चला गया कि आपको पता नहीं आपने किसके लिए क्या कहा। आप तो सबको पता है कि आप एक तरफ आप जो है एक मुल्क के लिए आप कुछ और कह रहे हैं, दूसरे मुल्क के लिए आप कुछ और कह रहे हैं। वहाँ सीज फायर के लिए आप हर तरह से तैयार हैं और यहाँ पे आप जो है कुछ अब तैयारी नहीं है वहाँ पे जो है, तो ये तो नहीं चलेगा जो है पूरा जो है। और रशिया का जो है अपना जो हिंदुस्तान का करीबी वो दोस्त रहा है हमेशा से जो है, और हमेशा से उसने जो हिंदुस्तान की मदद करी है, और हिंदुस्तान ने भी उसकी हमेशा से जो है सपोर्ट किया है। इस जंग के अंदर हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश करी कि जंग रुके किसी तरह भी जो है, और इस वजह से नहीं कि हिंदुस्तान के जो है पॉलिटिकली जो है मतलब किसी को फेवर करता है, क्योंकि हिंदुस्तान का हमेशा से रहा है, चाहे फिलिस्तीन के लिए भी हिंदुस्तान हमेशा गवर्नमेंट का ये रहा है, स्टैंड रहा है कि वो जहां भी इंसानी कत्ल होगा कहीं भी होगा तो हिंदुस्तान हमेशा उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा। हमेशा से हिंदुस्तान की जो पॉलिसी यही रही। फिलिस्तीन के साथ हमेशा जो इंडिया की पॉलिसी रही है वो यही रही, फिलिस्तीन के फेवर में रही है। और इसी वजह से जो हिंदुस्तान ने भी कोशिश करी कि भाई जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकी जाए, क्योंकि वहां पे आम लोग मारे जा रहे हैं। इसके अंदर जो है रशिया और यूक्रेन की जंग को आप देखें तो उसके अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट उसके अंदर जुड़े हुए हैं सारे के सारे जो है। हाँ, तो उस वजह से जो है वो जंग वो हो रही है, क्या है वो आखिर में आपने लाके जो है उसे जेलेंस्की को छोड़ दिया। फिलहाल वो जो है उनकी हालत खराब है जो है। अब जो अमेरिका ने हाथ खींच लिए हैं एकदम से, वो रशियन के पास चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, नुकसान आम आदमी का हो रहा है, आम आदमी बिल्कुल। एक जैसे फिलिस्तीन पे भी चला कि भाई वहाँ जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन मजहब के नाम पे जैसे मुस्लिमों के भी नाम आते हैं कि मजहब के नाम पे किसी को मार दिया गया, या इस तरह की चीजें आती थी, विस्फोट होते थे। इसको आप किस तरह से लेते हैं कि मतलब मुस्लिम मजहब के नाम पे इस तरह से कैसे कर सकते हैं, जबकि आपने प्रोफेट मोहम्मद का खुतबा भी बताया मुझे अभी। जी जी। देखिए, मजहब के नाम पे कहीं भी कत्ल गारत नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इसके मना कर दिया है। उन्होंने सबसे पहली बात जो कही खुतबे में वो कही इंसानी जान, माल और इज्जत की हिफाजत। तो हमें जो है हर एक इंसान की जो है जान की हिफाजत करनी है। तो ये कौन लोग हैं जो इसमें आते हैं? गुमराह लोग हैं, जो गुमराह हैं, जिन्हें जो है मालूमात नहीं है, वो लोग। जो आदमी जो है सच्चा मुसलमान होगा वो कभी इस तरफ नहीं जाएगा, वो कभी बेगुनाह का कत्ल नहीं करेगा, और हमेशा जो है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, जालिम की मुखालफत हमेशा करेगा। एक जैसे एआई है आजकल काफी ट्रेंडिंग में है, एआई को लेके आप क्या सोचते हैं? आप खुद काफी पढ़े लिखे हैं और आगे तैयारी भी कर रहे हैं कि स्कूल खोलने की नाइट वाला, तो अब एआई भी है, तो एआई को लेके आपकी क्या सोच है? देखिए, एआई जो है इसके फायदे भी हैं और नुकसान मुझे लगता है ज्यादा हो सकते हैं इसके। जो आने वाले वक्त में जो है जिस तरह से जो है एक तो सबसे बड़ा जो जॉब में जो है उसके अंदर चीजें आएंगी, और उसके बाद जो है मिस इन्फॉर्मेशन और जो जिस तरह की जो है चीजें पैदा हो रही हैं इससे, वो ज्यादा खतरनाक है, खतरे जो है। अब वॉरफेयर जो है दुनिया में जो जंग हो रही है वहां पे ड्रोन्स का यूज हो रहा है। अब आपको आदमी भेजने की जरूरत ही नहीं, किसी तरह का अपनी आपको खतरा है ही नहीं आपको जो, और उससे ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। आप इंसान की जो है जान की जो है कदर कर ही नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल उससे जो है वो हो गए हैं। क्योंकि जब इंसान जब अपनी जान जोखिम में डाल के कहीं जाता है, फौजी जाता है, फौज का आदमी जाता है, तो एक वो एहसास करता है। मगर जब एआई का जमाना आया और ड्रोन्स का जमाना आया तो इससे जो है चीजें बदल गई सारी की सारी। और दूसरी चीज आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन कितनी फैल रही है एआई के जैसे जो है, अच्छे खासे मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। इसके कुछ फायदे भी हैं बहुत सारे, इसके जो है कुछ चीजें जो लेटेस्ट इनोवेशंस भी जो है इसके जरिए हो रही हैं, और नई नई मालूमात हो रही हैं, चीजें आसान हो गई हैं। अब जो है आपके मोबाइल में ही सारी चीजें, आप जो है कोई भी चीज इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो आपको जो है
जस्ट एक क्लिक पे आप जो है सर्च कर सकते हैं, बल्कि आप क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वॉइस नोट्स के जरिए जो है आप मालूम कर सकते हैं जो है ये सारी चीजें है। मगर इससे जो है नुकसान ज्यादा है जहां तक मुझे लगता है, आने वाले वक्त में इसके खतरे जो है बढ़ेंगे अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया। एक सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा सवाल आपको अटपटा सा लग सकता है, लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम मजहब में सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि औरतों को जो है हिजाब में रहना चाहिए। ऐसी कई जो है पिछले कई मामले भी ऐसे उठे हैं, लेकिन आज का जो दौर है, आज की जो युवा पीढ़ी है, जेंसी जिसको हम कह सकते हैं, उनका पहनावा अब धीरे धीरे मॉडरेट हो रहा है पीढ़ी के हिसाब से, और जैसे जैसे साल बीत रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है, अगर मैं बात करूं कि महिलाओं की या फिर आज की पीढ़ियों की या आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों की, तो क्या वाकई में हिजाब में रहना ही ठीक है या फिर उनको खुले आसमान में जो है जीने की पूरी इजाजत है, खुला वैसे पहनावा होने की इजाजत है? देखिए इस्लाम में जो है किसी चीज की पाबंदी नहीं है, वो जो है इस्लाम आपको एक बताता है कि मॉडेस्ट आपके जो कपड़े हैं वो मॉडेस्टी मतलब एक होनी चाहिए कपड़ों में जो है आपके जो है, और इजाजत पूरी मतलब किसी पे सख्ती नहीं है कि भाई जो जबरदस्ती किसी पे नहीं है, जैसा चाहे वो वैसा कर सकता है वो जो है। मगर जो है खुद ही जो है ये जो आज के मुसलमान लड़कियां हैं वो खुद चाहती हैं कि वो हिजाब पहने, खुद चाहती हैं बुर्खे में रहें। मगर क्या है कुछ लोग उसका जो है गलत वो इंटरप्रेट करते हैं, और आपने देखा होगा कि जो है ऑफिस में और सरकारी जगहों पे जो है जो हिजाब पहने हुए हैं तो पाबंदी लगाई जा रही है, परेशान किया जा रहा है। कई तस्वीरें ऐसी हाँ आ बिल्कुल जो है उनकी आजादी है, आप उनकी आजादी छीन रहे हैं। अगर वो कोई औरत अपने आप को जो ढकना चाहती है, पर्दा करना चाहती है, तो आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले? तो इसके अंदर किसी को जो है उसकी आजादी से नहीं छीननी चाहिए। और एक चीज है बिल्कुल जो है तो वो पर्दा करना चाहती है उसे बिल्कुल पर्दा करने देते हैं, आप जो है आप उसे रोकें। नहीं, उसका मैसेज तो ये जाता है ना कि शायद वो खुद से ऐसा नहीं कर रही, उस पर कोई ऐसा घर का दबाव या परिवार का दबाव है, इसलिए वो नहीं नहीं मतलब ऐसा उसमें। बिल्कुल नहीं है, वो देखिए अपने आप ही करती हैं, जितने भी करती हैं लड़कियां जो अपने आप करती हैं, हाँ, और उनकी घर की जो तालीम होती है उस हिसाब से जो है उनकी परवरिश होती है, उस हिसाब से वो अपने आप चलती हैं जो है। उन पे किसी पे हमारे जो है मतलब में दबाव नहीं होता किसी पे कि भाई आप जो है पर्दा जबरदस्ती करा जाए करा जाए, और हमारे पास जो है करती हैं जो है बड़े शौक से करती हैं। सोशल मीडिया पे देखा जाता है, सोशल मीडिया पे जैसे अलग अलग तरीके के पहनावे होते हैं। मोबाइल का क्रेज, इंस्टाग्राम की रील्स इस समय सबसे ज़्यादा वायरल होती हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो है इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं, टिकटॉक पहले बनाया करते थे, तो उसमें जिस तरीके से पहनावा रहता है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि हिजाब को लेकर जो है लड़कियां खुद इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट खुद से हो रही हैं। वो मुझे लगता है कि उनका पहनावा शायद धीरे-धीरे चेंज, ट्रेडिशनल में आने की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिशनल में आ रहे हैं, या फिर आउटफिट थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। हिजाब में जैसा आपने कहा कि हिजाब में खुद आना चाह रही हैं लड़कियाँ, तो रील्स देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। नहीं नहीं देखिए रील्स में आप जो देख रहे हैं वो एक आप एक चंद लोगों को देख रहे हैं, मगर जो ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो जो है लड़कियां जो है खुद चाहती हैं। और ऐसा नहीं है देखिए कि ना आप खाली मुस्लिम उसके आप कहने बात है जो सभी कपड़ों धर्मों में हाँ ये पर सभी धर्मों में जो है अच्छा पहनावा जो है जो पहनावा जिससे जो है वो कंफर्टेबल हो जो है, इसके अंदर जो है किसी से जो है परेशानी पैदा ना हो, वो हर मजहब ये कहता है। जैसे हिंदुइज्म में जो है पल्लू कल यूज करती है, अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई ये तो जबरदस्ती करा रहे हैं, ऐसा नहीं, वो अपने आप को ढक के चलना चाहती है, वो अपने आप को जो है करना चाहती है, तो उसके लिए आजादी है उसके लिए बिल्कुल जो है। तो रील्स के उनकी बात तो वो नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई क्या कर रहा है, दुनिया बहुत से गलत काम भी कर रहे हैं, तो हम उससे कैसे कर सकते हैं। मेरठ के लिए कुछ आप कोई संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें मेरठ के लोगों के लिए? कि मेरठ जो है एक हमारा ऐतिहासिक शहर, और इसकी हिस्ट्री जो है हजारों साल पुरानी है। ये शहर जो है मौर्य अंपायर के टाइम से यहाँ पे है, और इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, अपने इसका जो है एक वो रहा है वजूद रहा है आप में मेरठ का भी। और बहुत सेंसिटिव शहर भी है ये, तो हमें इस शहर में जो है मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए दूसरे को, जो है एक दूसरे के साथ एक्सेप्टेंस का वो होना चाहिए इसके अंदर जो है। तो हम सब जो है मोहब्बत से यहाँ रहें, एक दूसरे को जो है एक्सेप्ट करें, और एक दूसरे के ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करें, और एक दूसरे के साथ मिलजुल करें। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, उसके बाद में फिर हम वाइंड अप करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अभी बात हुई,
बाहर यूक्रेन फिलिस्तीन में किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं लोकल पॉलिटिक्स की बात करूं मेरठ में, तो पहले सपा का दौर था, अब भाजपा का दौर। मैं सिर्फ ये दो पार्टियों को आपस में कंपेयर करूंगा। पहले सपा का दौर था, भाजपा का दौर है। दोनों दौर को आपस में कंपेयर करते हुए आप कैसे देख रहे हैं कि कैसा कार्यकाल उसका रहा और कैसा कार्यकाल भाजपा का रहा? देखिए, हालांकि आप युवा हैं, आपने इन चीजों को मुझे नहीं लगता है कि शायद सपा को इतना ज्यादा गौर से आपने देखा होगा, लेकिन अगर मैं भाजपा की भी बात करता हुआ चलूं इसमें, नहीं, मैंने देखे दोनों दौर देखे, दोनों सरकारों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बताऊं आपको, जो है वो जो है सब अपने पॉलिटिकल एजेंडाज पे चलते हैं, सारे के सारे जो है इसके अंदर जो है। और अ, शहर में डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है इस टाइम। आपको पता है कि यहाँ पे तब भी डेवलपमेंट कमी रही है और अब भी जो है डेवलपमेंट की बहुत कमी है, और चाहते हैं कि भाई जो है डेवलपमेंट शहर में हो। डेवलपमेंट किस तरीके का चाहते हैं? क्योंकि आरआरटीएस मुझे लगता है कि शायद आ गई है और तमाम चीजें मेरठ में धीरे धीरे हो रही हैं। पहले भी थी, अब और ज्यादा हो रही है। तो आप किस नजरिए से डेवलपमेंट और देखते हैं? लेकिन ये जो डेवलपमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें बीजेपी रहे ना रहे, समाजवादी रहे ना रहे, कांग्रेस रहे ना रहे, ये चलता जाएगा। ऐसा नहीं है सड़कें बननी बंद हो जाएंगी, पुल बनने बंद हो जाएंगे, ट्रेनें चलनी बंद हो जाएंगी, नई ट्रेनें आनी बंद हो जाएंगी। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब से शुरू हुआ है आखिर तक, कयामत तक ही चलता रहेगा कंटिन्यूस प्रोसेस। जो इश्यूज हैं इस टाइम वहाँ पे सफाई के हैं, एजुकेशन के, मेडिकल फैसिलिटीज के हैं, इसके अंदर शहर के बहुत बुरे हालात हैं। आप जब शहर के बीच में जाके देखेंगे या तो आपको पता चलेगा कि असल हालात शहर के क्या है। आप दिल्ली से जुड़ गए, मगर आप जो शहर है वो गांव से भी बदतर हो रहा है इस टाइम पे। पानी के हालात है, पानी भर रहा है, जगह जगह पानी भर रहा है, नाले पूरे चौक हैं, इंक्रोचमेंट हुआ हुआ है जगह जगह। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट को उसमें देखनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि आप अगर कोई इशू उठाए तो आप उसे जो है एक कम्युनल उसका इंजेक्शन लगा के फिर आप बात को डाइवर्ट कर दें। आपको जो बेसिक इश्यूज हैं इन पे काम करना चाहिए। इसमें कोई भी सरकार हो, सबको जो है इन बेसिक इश्यूज पे काम करना चाहिए। और जब बेसिक इश्यूज पे काम करेंगे तो आपको जो है किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दूसरा इशू नहीं आएगा। आप जब काम करने लगेंगे आप जो है तो कोई दूसरा इशू कोई बन नहीं पाएगा। एक अलग ही तस्वीर मेरठ की फिर दिखाई देगी। बिल्कुल इसका दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में शहर काजी जैनुल सालिकीन सिद्दीकी हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार अलीश रिजवी जी हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? कुछ और जो सवाल हम यहाँ पे मिस कर गए हैं और आप चाहते हो कि वो होने चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।